दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का एग्जामिनेशन पेपर लेकर आया हूं, जो कि रिसेंटली अभी कंप्लीट हुआ है। तो इस एग्जामिनेशन पेपर को अपलोड करने का मेरा मकसद ये है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आपको पेपर पैटर्न भी पता चल जाएगा, किस तरह के पेपर पैटर्न होंगे, किस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे, किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे या फिर वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चन होंगे। तो आपके जूलॉजी का जो टाइटल है वो है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज़, जो कि 75 नंबर का होगा। और टाइमिंग आप सभी जानते हैं 3 घंटे के होंगे। यहाँ पे नोट दिया हुआ है, आंसर 5 क्वेश्चन इन ऑल, यानी कि आपको कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो अनिवार्य है, आपको इसको करना ही करना है। आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, और प्रत्येक इकाई से आपको केवल एक ही प्रश्न करने हैं। तो जितने भी यूनिट है आपको सभी यूनिट से एक एक क्वेश्चन करने हैं, और जो क्वेश्चन 1 होगा वो कंपलसरी है, आप सभी को करना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक दाहिनी ओर अंकित है, यानी कि जो भी क्वेश्चन जितने नंबर का है उसका नंबर दिया हुआ है उसके सामने। लघु त्रिप्रश्न, यानी कि शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन है उसको आपको अधिकतम 200 वर्ड में लिखना है, और जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है आप अधिकतम 500 वर्ड में लिखेंगे। तो आइए चलते हैं पेपर की ओर। तो पेपर में जो पहला क्वेश्चन है वो है गिव शॉर्ट आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कुल 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और हर एक क्वेश्चन आपका 3.5 नंबर का है। तो इस तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टोटल 35 नंबर का है। तो देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है इंडोसाइटोसिस। तो यहाँ पर आपको बताना है इंडोसाइटोसिस के बारे में। तो अगर आपने सेल पढ़ा होगा, सेल अपने अंदर लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में चीज़ों को लेता है। तो जब सॉलिड फॉर्म में लेता है तो उसे बोलते हैं हम फैगोसाइटोसिस, और यदि लिक्विड फॉर्म में लेता है तो उसे हम बोलते हैं पिनेकोसाइटोसिस। तो इसके बारे में डिटेल में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि आप पूरी कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन में फिगर ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि फिगर मेंशन करने से आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी क्वेश्चन है राइबोसोम के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ राइबोसोम। तो आपको राइबोसोम के प्रकार बताने हैं। तो आपने अगर राइबोसोम पढ़ा होगा तो आप सभी जानते हैं कि जो राइबोसोम होते हैं वो सेल में प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, और राइबोसोम 2 टाइप्स के होते हैं, 70S और 80S। तो 70S राइबोसोम जो होता है वह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है। और यहाँ पर आपको बता दें कि यह यूकैरियोटिक सेल में केवल माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इन सभी सेल ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है, जो कि ऑटोनॉमस होते हैं। वहीं हम बात करें एटीएस राइबोसोम की, तो ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है। 70S राइबोसोम जो होता है वह 50S और 30S सब यूनिट से मिलकर बना है, जबकि जो 80S राइबोसोम है यह 60S और 40S सब यूनिट से मिलकर बना है। तो यहाँ पर मैंने 70S और 80S राइबोसोम में क्या डिफरेंस है उसके बारे में दे रखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। यदि आपने नोट्स बनाया भी होगा तो आप उसको लर्न कर लीजिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सी है केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको प्लाज्मा झिल्ली की रासायनिक संगठन के बारे में बताना है। तो यदि आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो मेन केमिकल कंपोजिशन है वह है लिपिड और प्रोटीन। इन दो मेजर कंपोनेंट से मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आउटर साइड में पाए जाते हैं, और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं यह लिपिड या प्रोटीन से जुड़े होते हैं। तो यदि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ा होता है तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और यदि कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जुड़ा होता है तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दो ही मेजर कंपोनेंट है, लिपिड और प्रोटीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर डी है सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन, यानी कि कोशिका चक्र और इसका नियमन। तो यहाँ पर आपको सेल साइकिल के बारे में बताना है। तो यदि आपने सेल डिवीज़न पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो सेल साइकिल होता है वह दो स्टेप में होता है। एक होता है इंटरफेज़ और दूसरा होता है एम फेज़। तो जो इंटरफेज़ होता है उसमें 3 फेज़ होते हैं, G1S G2, और जो एम फेज़ होता है उसमें 2 फेज़ होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस में आता है प्रोफेज़, मेटाफेज़, इनाफेज़ और टीलोफेज़। तो आपको इन्हीं के बारे में शॉर्ट में लिखना है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई है सेल सरफेस रिसेप्टर यानी कि कोशिका की सतह पर पाए जाने वाले रिसेप्टर। क्वेश्चन नंबर एफ है अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में आपको बताना है। अगर आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो एलील होते हैं वह पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं होते, और इसमें जब दो डिफरेंट एलील आपस में मिलते हैं तो एक तीसरा फिनोटाइप प्रोड्यूस होता है। जैसे कि रेड और वाइट फ्लावर के प्लांट में यदि क्रॉस कराते हैं तो इनकी फर्स्ट जनरेशन में जो भी फ्लावर होते हैं वो होते हैं पिंक, और इसमें जो रेशियो आता है वो आता है 1:2:1, यानी कि 1:2:1। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊँगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इन सभी टॉपिक पर आपके जूलॉजी में जितने भी सिलेबस में इंक्लूड टॉपिक है उस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर जी की ओर। क्वेश्चन नंबर जी है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, यानी कि मानव में लिंग निर्धारण बताना है। तो मानव में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है आप सभी ने पढ़ा होगा। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, जिसमें कि 44 क्रोमोसोम मेल और फीमेल में सेम होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, और जो लास्ट पेयर होता है यानी कि 45 और 46 क्रोमोसोम ये मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। मेल के केस में होता है XY और फीमेल के केस में होता है XX। तो जब मेल का Y क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम से मिलता है तो XY यानी कि सन होता है, और यदि मेल का X क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम से मिलता है तो होता है XX यानी कि डॉटर। तो यही सेक्स डिटर्मिनेशन है, आपने डिटेल से पढ़ा होगा, आपको यही टॉपिक लिखना है। तो आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर H हीमोफीलिया। तो यहाँ पर आपको हीमोफीलिया के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर आई है नेम 3 प्रोटोजोवन डिजीज एंड 4 वायरल डिजीज। तो आपको 3 ऐसे रोगों का नाम बताना है जो कि प्रोटोजोवन से होता है, और 4 ऐसे डिजीज का नाम बताना है जो कि वायरस से होता है। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट माइक्रोब्स दे रखे हैं जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोवन, फंगस, एल्गी, वॉर्म, और इनसे होने वाले डिजीज़ के बारे में भी मैंने दे रखा है। तो आप इनको नोट कर लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में किसी से भी क्वेश्चन आए आप इनको कर सकें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की संरचना। तो जीवाणु की संरचना के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, आप सभी जानते होंगे कि जो बैक्टीरिया है यह एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें कि राइबोसोम को छोड़कर कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता, और इसके अलावा इनमें जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है। और इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और आता है न्यूक्लियोइड, तो आप न्यूक्लियोइड भी पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं यूनिट फर्स्ट की ओर। यूनिट फर्स्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया होगा और लॉन्ग क्वेश्चन होगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब सैंडविच एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली के सैंडविच और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की संरचना का वर्णन कीजिए। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वह 10 नंबर का होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो ऑप्शनल एक और क्वेश्चन है अथवा करके दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ब्रीफली। तो ये तो बात हुई यूनिट फर्स्ट की। वहीं बात करें हम यूनिट सेकंड की, इसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये भी 10 नंबर का होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स, यानी कि यूकैरियोट्स के केंद्रक की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अथवा करके भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेज ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए और इसके महत्व को बताइए। चलते हैं यूनिट थर्ड की ओर। यूनिट थर्ड में भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें भी एक ही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा हुआ है डिस्क्राइब मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड आल्सो राइट इट्स फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो। तो आपको द्विसंकर संकरण यानी कि डाईहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का वर्णन करना है, और इसी के साथ साथ आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो के बारे में भी लिखना है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है
वहाँ पर जो रेशियो पाया जाता है वो पाया जाता है 9:3:3:1, 9 3 3 और 1 के अनुपात में मिलता है। तो आप ज़रूर इन सभी टॉपिक को पढ़ लीजिएगा और जैसा कि मैंने पीछे बताया कि इन सभी टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। मैंने इन सभी टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। आप बस हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहाँ पर आपको वीडियो मिलेंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसके अलावा ऑप्शनल क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल एलील, डिस्क्राइब इट विथ ए सुटेबल एग्जाम्पल। यानी कि मल्टीपल एलील के बारे में आप क्या जानते हैं, उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से इसका वर्णन कीजिए। तो हर एक यूनिट में आपको एक क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके ऑप्शनल दूसरा क्वेश्चन दिया होगा। चलते हैं अगले यूनिट की ओर, यूनिट 5 जो कि लास्ट यूनिट होगा और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो यूनिट 5 में क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अबाउट डाउन सिंड्रोम एंड क्लिनफिंटल सिंड्रोम। तो आपको डाउन सिंड्रोम और क्लिनफिंटल सिंड्रोम के बारे में डिटेल से लिखना है। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो ऑप्शनल एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ फाइलेरियल वर्म वाउचेरिया, इट्स पैथोजेनिसिटी, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय इट। यानी कि फाइलेरिया कृमि जिसका नाम है वुचेरिया, इसकी संरचना, इसकी रोग कारक क्षमता, उपचार और इसके द्वारा होने वाली बीमारी से बचाव के उपायों का वर्णन करना है। तो दोस्तों ये था बीएससी जूलॉजी का पेपर जो कि हाल ही में कंप्लीट हुआ है। तो इस पेपर से एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस तरह के आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।